नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चुनाव को प्रभावित करने पहुंचे नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। फिर नक्सली और हॉक फोर्स के बीच फायरिंग से गूंजा जंगल। जिले के लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत केराडेही जंगल की बताई जा रही है घटना। दूसरे चरण में भी उत्साह के साथ मतदाताओं ने किया मतदान। तीनों विकासखंड में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया मतदान। मतदान केंद्रों पर सुबह से लगी कतारें। महिलाओं में दिखा विशेष उत्साह। 80% से अधिक मतदान होने का अनुमान। कलेक्टर एवं एसपी ने मतदान का लिया जायजा। कोठिया टोला और मड़का मड़ई के मतदाता 2 बसों से मतदान करने पहुंचे कसंगी। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों ने किया रक्तदान। आईएमए के सदस्यों ने किया रक्तदान। कहा जरूरतमंदों की मदद करना जरूरी, शरीर भी होता है स्वस्थ। 50 यूनिट से अधिक किया रक्तदान। विगत दिनों बालाघाट पुलिस द्वारा 3 बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराने से नक्सली बौखलाए हुए हैं और वह प्रदेश के पंचायत चुनाव को प्रभावित कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। 1 जुलाई को प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बलों, हॉक फोर्स, सीआरपीएफ एवं जिला पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे हैं। जंगल क्षेत्र में लगातार हॉक फोर्स एवं सीआरपीएफ द्वारा सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे देवरबेली चौकी अंतर्गत केराडेही के जंगल में हॉक फोर्स की पार्टी सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही में लगी थी। इसी दौरान चुनाव के बीच दोपहर 1 बजे टीमनी हॉक फोर्स की टीम को 4 हथियारबंद नक्सली दिखाई दिए, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार AK-47 थे, जिन्होंने सुरक्षा बलों को देखते हुए उन्हें आहत करने की मंशा से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण हॉक फोर्स की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करते हुए उन्हें घेरना शुरू किया। नक्सली और हॉक फोर्स के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर में नक्सलियों की ओर से 1 राउंड तथा सुरक्षा बलों की ओर से 4 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि नक्सलियों का तो पता नहीं, लेकिन सुरक्षा बल हॉक फोर्स के जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं। हॉक फोर्स की जवाबी कार्यवाही से घबराकर नक्सली जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया है। मामले में बालाघाट जोन के आईजी संजय सिंह ने बताया कि बालाघाट पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा विगत दिनों में 3 नक्सलियों को मार गिराने से नक्सली किसी घटना की फिराक में है, लेकिन बालाघाट पुलिस लगातार अलर्ट है। नक्सली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शांतिपूर्ण माहौल को प्रभावित करना चाहते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं। केराडेही के जंगल में दिखे 4 नक्सलियों और हॉक फोर्स के जवानों के साथ एक्सचेंज ऑफ फायरिंग में नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। हमारे द्वारा लगातार क्षेत्र में घेराबंदी कर सर्चिंग की जा रही है। वहीं बालाघाट एवं राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक के बीच समन्वय से काम करने को लेकर चर्चा हो रही है। हम नक्सलियों को जिले में सिर नहीं उठाने देंगे। बाइट। 1 जुलाई को विधि विधान से प्राचीन गणेश मंदिर में भगवान गणेश और पंचदेवों की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जबकि 2 जुलाई को आरती, पूर्णाहुति और महाप्रसाद वितरण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन हो जाएगा। गणेश मंदिर समिति अध्यक्ष रमेश कुमार राठी ने बताया कि 1 जुलाई को भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ 5 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा नगर के देवी तालाब किनारे स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में विधि विधान से की गई। भगवान गणेश के साथ ही पंचदेवों की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रातः देव पूजन, श्री विग्रह न्याम स्मर्चन, शंत कुंभादि, महाभिषेक, आदित्य दर्शन, प्राण प्रतिष्ठा, सर्वोपचार, विधि पूजन, देव दीक्षा, नेत्रोमिलान, अग्निहोत्र, हवन पूजन के साथ महाआरती की गई। जबकि 2 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन पर देव पूजन, यज्ञ, पूर्णाहुति, विप्रदक्षिणा, देवमंडल विसर्जन, महाप्रसाद के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। विदित हो कि 27 जून से 2 जुलाई तक 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत विविध अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जय हिंद टॉकीज मैदान से लगे देवी तालाब किनारे स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में 1000 साल पहले प्राचीन निर्मित प्रतिमा और लगभग 100 साल पहले देवी तालाब से मिली गणेश प्रतिमा को आज से 100 वर्ष पूर्व नगर के सबसे प्राचीन गणेश मंदिर में स्थापित किया गया था, जहां कालांतर से प्रथम पूज्य भगवान गणेश के भक्तगण आकर
पूजा अर्चना करती थी, लेकिन समय के साथ प्रतिमा का क्षरण प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण श्री गणेश मंदिर समिति ने निर्णय लिया कि प्राचीन गणेश की प्रतिमा के स्थान पर भगवान गणेश की मार्बल से बनी प्रतिमा स्थापित की जाए। मंदिर समिति के इस निर्णय पर पूरी समिति और भक्तों ने भी अपनी स्वीकृति दी, जिसके बाद तय किया गया कि 27 जून से 2 जुलाई तक 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई को भगवान गणेश की 9 प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जिले में सबसे अधिक मरीज खून की कमी की समस्या से पीड़ित हैं, जिन्हें लगातार खून की उपलब्धता कराया जाना जरूरी है, जिसके लिए रक्तदाता में रक्तदान के प्रति जागरूकता होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज डॉक्टर्स डे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में चिकित्सकों ने पहल कर लोगों के बीच रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया। रक्तदान के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्चना शुक्ला, सचिव शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि जिले में थैलेसीमिया, सिकलिक व खून की कमी की बीमारी कॉमन है और इन मरीजों को हर समय रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में इन्हें रक्त की उपलब्धता कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शासकीय चिकित्सकों ने भी रक्तदान करने की पहल कर रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स जब आगे आकर रक्तदान करने की पहल करेंगे तो अन्य नागरिक भी इसके लिए जागरूक होंगे और रक्तदान करने के लिए भी आगे आएंगे। देखिए, आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम सभी डॉक्टर्स बालाघाट की या देश की सभी जनता देश स्वास्थ्य की शुभकामनाओं का संदेश दे रहे हैं। पर हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं रक्तदान, क्योंकि लोगों के मन में एक बहुत डर है कि रक्त देने से कमजोरी आती है, चक्कर आता है, हमको बीमारी लग जाएगी, हम अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पाएंगे। यही करने के उद्देश्य से आज रक्तदान शिविर रखा गया है और जिसमें लेडी डॉक्टर्स भी और मेल डॉक्टर्स भी और साथ में हमारे MR एसोसिएशन के सदस्य भी रक्तदान कर रहे हैं और अनुमानित है कि करीब 50 ब्लड आज मिलेगा। बाइट। डॉक्टर्स डे पर आयोजित रक्तदान के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर संजय धबड़गांव ने बताया कि रक्तदान करने से न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद होती है बल्कि स्वयं के शरीर को भी स्वस्थ रखा जाता है। रक्तदान से हृदय से संबंधित बीमारी के साथ ही अन्य बीमारियों को दूर किया जा सकता है और 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाने में सहायक होता है। इससे ये पहल की गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही के शोध में नई जानकारी सामने आई है कि नियमित रूप से रक्तदान करते रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का उपचार किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ है और उसके शरीर में 12 यूनिट रक्त है, उसे साल में कम से कम 3 बार रक्तदान करना जरूर चाहिए। मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर्स, MR, जिला अस्पताल का स्टाफ, कदम संस्था के पदाधिकारियों ने रक्त का दान किया और 50 यूनिट से अधिक रक्त ब्लड बैंक में जरूरतमंदों के लिए जमा करवाया है। इस दौरान एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत, सह अध्यक्ष डॉक्टर केदार शास्त्री, सह सचिव डॉक्टर शुभम लिल्हारे, MR एसोसिएशन के अध्यक्ष नोकेश बिसेन, डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी, कदम संस्था से कमल चौधरी, ब्लड बैंक का स्टाफ समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई को बालाघाट जिले के 3 विकास खंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। जिले में मतदान के प्रति ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह देखा गया। विशेषकर महिला मतदाताओं में गांव के विकास के लिए अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने तत्परता दिखाई दी और मतदान केंद्रों पर 1 जुलाई को सुबह से महिला एवं पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई थी। जिले के 3 विकास खंडों में मतदान के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को मतदान करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए सेक्टर ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक जिले के 3 विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में 70% से अधिक मतदान हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक किरनापुर में विकासखंड में 70%, लांजी में 65% एवं कटंगी में 76% मतदान हुआ है। जो मतदाता 3 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच गए हैं, उन्हें मतदान करने के लिए पर्ची बांट दी गई है। दोपहर 3 बजे के बाद किरनापुर विकासखंड के 141 मतदान केंद्रों पर 10,777 पर्चियां, लांजी के 178 मतदान केंद्रों पर 6,974 एवं कटंगी के 127 मतदान केंद्रों पर 9,424 पर्चियां वितरित की गई हैं।
जिन लोगों को पर्ची दी गई है उन सभी लोगों से मतदान कराया जाएगा। संपूर्ण मतदान समाप्त होने के बाद द्वितीय चरण के पंचायत निर्वाचन में जिले के 3 विकासखंड में 80% से अधिक मतदान होने का अनुमान है। जिले के तीनों विकासखंड में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या विवाद की सूचना नहीं है। जिन मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त हो गया है वहां पर मतगणना प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ 1 जुलाई को सुबह से ही किरनापुर एवं लांजी विकासखंड के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने किरनापुर विकासखंड के ग्राम सालेटेका, लांजी विकासखंड के ग्राम घोटी, नेवरवाही, सर्रा, नंदोरा, देवरबेली के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मतदान दल से चर्चा की। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने लांजी एवं किरनापुर क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण करने के साथ ही तीनों विकासखंड के निर्वाचन पर व्हाट्सएप ऐप ग्रुप के माध्यम से पैनी नजर रखी और जहां कहीं पर भी कमियां एवं समस्या नजर आई उसे दूर करने के लिए अधिकारियों को सतत निर्देश देते रहे। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान वे अधिकारियों से संपर्क बनाए रखे। किरनापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कसंगी के ग्राम कोठिया टोला और मड़का मड़ई में मतदाताओं को मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 2 बसों की व्यवस्था की गई थी। इन गांवों के मतदाता आज सुबह 7 बजे इन बसों से कसंगी मतदान करने के लिए रवाना हो गए थे। इन मतदाताओं को सड़क मार्ग से लगभग 70 किलोमीटर का सफर तय कर मतदान करने के लिए कसंगी पहुंचाया गया और मतदान के उपरांत उन्हें वापस उनके गाँव छोड़ा गया। यह दोनों ग्राम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और घने जंगल में पहाड़ के नीचे बसे हुए हैं। प्रथम चरण के मतदान की तरह ही दूसरे चरण में भी जिले के ग्रामीण मतदाताओं ने मतदान के प्रति जागरूकता दिखाई है। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को प्रोत्साहित किया गया था कि गांव के विकास के लिए वे सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए मतदान करने अवश्य जाएं। सभी विभागों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जिसके फलस्वरूप दूसरे चरण में भी जिले में 80% के लगभग मतदान होने का अनुमान है। नगर में अव्यवस्थित यातायात के कारण शहरवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। सालों बाद भी न तो प्रशासन बल्कि यातायात पुलिस भी शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को नहीं सुधार सकी है, जिसके कारण आए दिन शहरवासियों को यातायात की अव्यवस्था से दो चार होना पड़ता है। विगत लंबे समय से वार्ड क्रमांक 6 संत गाड़गे महाराज चौक पर समस्या बनी है, जहां जय हिंद टॉकीज के पास स्थित बड़े व्यापारियों के गोदामों तक माल पहुंचाने मालवाहक आते हैं। सकरे रास्ते से मालवाहक वाहनों के आने जाने से जहां दुर्घटना का भय बना रहता है, वहीं अक्सर बड़े मालवाहक वाहन फंस जाते हैं या फिर कुछ ऊंचाई से जा रही विद्युत की सर्विस लाइन को या बिजली तार को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसको लेकर अनेकों बार रहवासियों ने पुलिस प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग का ध्यान आकर्षण करवाया, लेकिन प्रशासन और विभाग एक कान से सुनने और दूसरे कान से निकालने की आदत के कारण आज भी ये समस्या यथावत बनी हुई है, जिसके कारण एक बड़ा वाहन 1 जुलाई को चौक की गोलाई से निकलते समय फंस गया, जिसके कारण घंटों तक यहां आवागमन प्रभावित रहा। वार्डवासी तरुण सोनवानी की माने तो यहां से मालवाहक वाहनों को प्रतिबंध लगाए जाने के लिए कई बार रहवासियों द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन तथा यातायात विभाग से निवेदन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अक्सर बड़े वाहनों के यहां से गुजरने से बिजली तारों को नुकसान होने से लोगों की बिजली गुल हो जाती है। आज यहां ट्रक के फंस जाने से आवागमन तो बाधित रहा ही, बल्कि लोगों को भी परेशान होना पड़ा, जिसकी सूचना यातायात विभाग को दिए जाने के बाद भी वह अब तक यहां नहीं पहुंच पाया है। आधा घंटा हो गया ट्रक फंसा है, यहाँ से टर्निंग की जगह नहीं है, यहाँ से ट्रक कटता नहीं है, आगे से घुमा के काटते तो ट्रक कट जाता। हमने ये चीज़ ट्रैफिक थाने में भी दे चुके हैं, कलेक्टर साहब के पास भी ये दे चुके हैं यहाँ रोड की समस्या को लेके, मगर ये कोई यहाँ निराकरण हो नहीं रहा है और आए दिन यहाँ समस्या बनी सी रहती है। अच्छा बताएंगे, ये बहुत छोटी रोड है और ये मेन रोड कहलाती है, काफ़ी व्यस्ततम मार्ग है, उसके बाद भी यहाँ भारी वाहन आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? रोड ही आते जाते हैं, यहाँ पर गोदाम इतने सारे हैं जन टाकीज में कि आना जाना रोज का है। यहाँ रोज एक ना कोई ट्रक फंसता है, वायर तोड़ देते हैं, लोगों के घर लाइट गोल रहती है, वैसे ही समस्या बनी हुई है। कितने बार इस समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है? ये 2 बार जाके हम लोग अवगत करा चुके हैं। कोई सुनवाई इसमें? आपके यहाँ भी हमने आवेदन दे चुके हैं इसके लिए, कोई सुनवाई अभी तक की नहीं हुई है, कोई नहीं आता।
रहवासी चरणलाल कन्नौजे ने बताया कि नो एंट्री में अक्सर बड़े मालवाहक वाहन यहां से गुजरते हैं, जिसके बारे में जिला प्रशासन और यातायात विभाग को रहवासियों द्वारा निवेदन कर यहां से बड़े मालवाहक वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाए जाने का निवेदन किया जा चुका है। लेकिन यातायात विभाग रहवासियों की निवेदन पर नहीं बल्कि वह रुपयों की भाषा समझता है। अक्सर बड़े मालवाहक वाहनों के यहां से गुजरने पर रोकने से रहवासियों और चालक के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। एक बार स्वयं उनके साथ ऐसा हो चुका है जब चालक ने उन्हें मारने के लिए लोहे की रॉड निकाल ली थी, जिसके कारण कभी भी यहां इस समस्या के चलते हिंसक हालात पैदा हो सकते हैं, जिसकी ओर प्रशासन और यातायात विभाग को ध्यान देना चाहिए। ये नो एंट्री में लाया गया हुआ ट्रक है, जबकि नो एंट्री में लाने की परमिशन नहीं दी जाती इन लोगों को। मैंने इसी बारे में और पूरे वार्डवासियों ने एक आवेदन दिया था एसपी साहब को और यातायात थाने को भी कि नो एंट्री में किसी भी ट्रक का आना जाना या प्रवेश प्रतिबंध किया जाए करके। और ये भी पूरे वार्डवासियों ने बोला गया था कि यहाँ रुपये देके यातायात पुलिस यहाँ पे एंट्री करवाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बाहरी वाहनों का आना जाना लगे रहता है। इसके पहले भी अभी 4 दिन पहले यहीं पे रेत के ऊपर पूरे ट्रकों को चला दिया गया था। 2,500 हज़ार रुपये की रेत आ रही है, उसके ऊपर चला दिया गया, जिसके कारण वो ट्रक वाले ने स्वयं मेरे ऊपर जब मैंने समझाने गया तो उसने मेरे ऊपर ड्राइवर सीट से लोहे की राड निकाल लिया मारने के लिए। अब ऐसी स्थिति में यानी या तो ड्राइवर हमको मार डालेगा या ड्राइवर किसी अन्य व्यक्ति वार्डवासियों को मार डालेगा, ऐसा महसूस हो रहा है पूरे वार्ड में। हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए कि नो एंट्री के समय किसी भी बाहरी वाहन को इस रोड और नितवारीगंज से लेकर नूतन कला जैन टाकी तक के नहीं आने दिया जाए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 में जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीस्टराइन की सजावटी सामग्री, कप प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, आमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रैपिंग फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्लास्टिक के कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन हो जाएगी। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक जो कम उपयोगी है पर कचरे के रूप में चिरकाल तक रहती है के साथ पॉलीस्टराइन और विस्तारित पॉलीस्टराइन को प्रतिबंधित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन निर्देशों या प्रतिबंध का बालाघाट शहर में असर पहले दिन ही बेअसर रहा। धड़ल्ले से दुकानों और लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता रहा। दुकानदारों का भी कहना है कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध से व्यापार पर इसका असर पड़ेगा, चूंकि अब यह लोगों की आदत में शामिल हो गया है, चूंकि लोग थैला लाने की बजाय पॉलीथीन में ही सामान ले जाते हैं। हालांकि शासन का निर्णय पर्यावरण दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे रोकने को लेकर नगरपालिका गंभीर नज़र नहीं आ रही है। इसलिए तो आदेश के पहले ही दिन आदेश की धज्जियाँ उड़ती देखी गईं। बालाघाट शहर में सब्जी दुकान से लेकर किराना और हर दुकान में पॉलीथीन का जमकर और बेजा उपयोग हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए ज़रूरी है कि इसको लेकर कड़ी कार्यवाही की जाए। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्रतिबंध का कोई असर आदेश लागू होने के बाद भी नज़र नहीं आया। पान मटेरियल की दुकान संचालित करने वाले राजेंद्र कुरिल ने बताया कि ज़्यादातर पैकिंग तो पॉलीथीन से ही संभव है। चूंकि शहर में पेपर बैग का चलन नहीं है, इसलिए लोग पॉलीथीन मांगते हैं। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध को लेकर उन्हें केवल पेपर से पता चला, लेकिन कोई जानकारी स्थानीय प्रशासन की ओर से नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन के विकल्प के लिए ज़रूरी है कि पेपर बैग को प्रारंभ किया जाए, अन्यथा काफ़ी दिक्कतें होंगी। के कारण तो सारी चीज़ें ज़्यादातर पन्नी के प्लास्टिक से ही उपयोग होती है। अब जैसे पैकिंग कुछ चीज़ करना है तो प्लास्टिक से ही होता है, और पेपर में उतना वस्तु को दे नहीं सकते। और पेपर बैग अपने यहाँ चालू होना चाहिए जिस प्रकार से, तो वो होते नहीं है।
अच्छा, अभी तक क्या प्रशासन के तरफ से ऐसा कोई आपको जानकारी या नोटिस के माध्यम से पता चला कि पॉलीथीन अब प्रतिबंध है? हाँ, पेपर के जरिए से पता चला है। नगर पालिका प्रशासन ने कोई जागरूकता अभियान चलाई हो? अभी ऐसे तो कुछ आया नहीं। क्या नाम है आपका? राजा कोरी, काय का व्यापार करते हैं आप? पान मठेली। सब्जी व्यवसायी रवि डेकाटे ने बताया कि बिना पॉलीथीन के कोई ग्राहक सब्जी नहीं लेता है। कम ही लोग थैला लेकर आते हैं, जबकि अधिकांश लोग पॉलीथीन में ही सब्जी ले जाते हैं। आज नगर पालिका द्वारा पॉलीथीन के प्रतिबंध को लेकर मुनादी की गई है। पॉलीथीन पर एकाएक प्रतिबंध से शुरुआत में जरूर व्यवसाय में इसका असर पड़ेगा। अच्छा, बताएंगे आज से संपूर्ण देश में पॉलीथीन प्रतिबंध कर दी गई है। हाँ। कैसे व्यापार चलेगा इसके बिना? उसके बाद अब देखते हैं जैसा भी चलेगा, लेकिन पन्नी अच्छी रहती है तो पन्नी में 1000-2000 रुपये ज़्यादा हो जाता है। बिना पन्नी के लोग सब्जी लेना पसंद नहीं करते। तो आपके कहने का मतलब है कि पन्नी रखने से व्यापार ज़्यादा होता है और ना रहे तो व्यापार कम होता है। अच्छा, माइक्रोन को लेके भी कोई गाइडलाइन शासन के द्वारा आई है? क्या जानकारी है इसमें? हाँ, आई है ना। क्या जानकारी है इसमें? उन्हें बोले 100 माइक्रोन के नीचे पन्नी बांध है, उसके ऊपर आप चला सकते हैं। तो क्या इसमें प्रशासन द्वारा इस बीच में कभी कोई बताया गया आपको आके कि अपने को स्टेप से करना है करके? नहीं, आज ही बताया, अलॉटमेंट करेंगे। आज अनाउंसमेंट कर सकते हैं। है। अभी चेकिंग पे कोई नहीं आया।